नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल सिंपल वे स्टडी पर स्वागत है। दोस्तों, एक नई वीडियो की शुरुआत करते हैं और इस वीडियो में हम 31 मार्च 2024 के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को देखेंगे। तो दोस्तों, कल किन्हीं कारणों से हमारा कल का वीडियो नहीं आया था, ठीक है। तो उन सभी करंट अफेयर्स को हमने आज के वीडियो में रखा है, ठीक है। वैसे संडे को गैप रहता था, लेकिन कल का गैप होने के कारण आज हमने वीडियो को लाया है, ठीक है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, मार्च 2024 में सेना कमांडरों का सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो इसका आयोजन किया गया नई दिल्ली में। वर्ष 2024 के लिए सेना कमांडरों का सम्मेलन हाइब्रिड मोड में यानी वर्चुअली और फिजिकली, ठीक है, दोनों ही गया, जिसमें वर्चुअली सम्मेलन 28 मार्च 2024 को और भौतिक सम्मेलन 1 और 2 अप्रैल 2024 को नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। सम्मेलन की अध्यक्षता नई दिल्ली में थल सेना अध्यक्ष जनरल मनोज पांडे करेंगे, जिसमें सेना कमांडर अपने अपने कमांड मुख्यालय से भाग लेंगे। सम्मेलन के दौरान माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी वरिष्ठ सैन्य नेतृत्व को संबोधित करेंगे और उनसे बातचीत करेंगे। भारतीय सेना की बात करें तो इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1895 को हुई थी नई दिल्ली में। इसका मुख्यालय है सर्विस बिफोर सेल्फ, स्वयं से पहले सेवा, इसका आदर्श वाक्य है। भारतीय सेना में वर्तमान में 1.2 मिलियन से अधिक सक्रिय सैन्य बल है, ठीक है, और यह इसे शक्तिशाली और एक विशाल सैन्य बल बनाता है। भारतीय सेना को 7 कमांडों में विभाजित किया गया है, ठीक है। तो सभी कमांडों के नाम यहाँ पर लिखे गए हैं। जैसे उत्तरी कमांड तो इसका मुख्यालय ऊधमपुर जम्मू कश्मीर में है। पश्चिमी कमांड तो इसका मुख्यालय चंडीगढ़ में है। पूर्वी कमांड का मुख्यालय कोलकाता में है। दक्षिणी कमांड का मुख्यालय पुणे महाराष्ट्र में है। दक्षिणी पश्चिमी कमांड का मुख्यालय जयपुर में है। मध्य कमांड का मुख्यालय लखनऊ में है और प्रशिक्षण कमांड का मुख्यालय शिमला हिमाचल प्रदेश में है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1897 में। हाल ही में ये चर्चा में क्यों आया है? क्योंकि जो इसके 16वें अध्यक्ष थे उनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। तो इसके कारण जो है ये चर्चा में आया है और इसके नए कार्यकारी अध्यक्ष भी बन गए हैं। तो इन दोनों ही खबरों को देखेंगे, साथ ही रामकृष्ण मिशन के बारे में भी जानेंगे। स्वामी गौतमानंद महाराज, ठीक है, ने स्वामी विवेकानंद द्वारा स्थापित रामकृष्ण मठ और रामकृष्ण मिशन के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला है। तो अब नए कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं स्वामी गौतमानंद महाराज, ठीक है। स्वामी गौतमानंद महाराज मूल रूप से तमिलनाडु के निवासी हैं, हालांकि उनका पालन पोषण मुख्यतः कर्नाटक में हुआ है और बाद में ये दिल्ली में आकर के रामकृष्ण मिशन से जुड़ गए थे। और इससे पहले की खबर ये है कि रामकृष्ण मिशन के 16वें अध्यक्ष स्वामी स्मरणानंद का 26 मार्च 2024 को 95 वर्ष की आयु में कोलकाता में निधन हो गया था, ठीक है। और ये 2017 में इसके 16वें अध्यक्ष बने थे, ठीक है। तो इनकी निधन के बाद जो है स्वामी गौतमानंद महाराज को इसका कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। रामकृष्ण मिशन की बात करें तो इसकी स्थापना 1 मई 1897 को हुई थी। विवेकानंद जी ने इसकी स्थापना की थी कोलकाता में, ठीक है। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो बेलूर मठ कोलकाता में इसका मुख्यालय है। और इसकी जो स्थापना की गई थी वो 2 उद्देश्यों के लिए की गई थी। तो इसके 2 उद्देश्य क्या थे? पहला था हिंदू संत रामकृष्ण परमहंस के जीवन के माध्यम से वेदांत शिक्षाओं का प्रचार प्रसार करना, और दूसरा उद्देश्य था भारतीय लोगों की सामाजिक स्थिति में सुधार करना। 1898 में कोलकाता के निकट गंगा तट पर रामकृष्ण मठ की स्थापना की गई थी और 1953 में कलकत्ता में ही श्री शारदा पीठ की भी स्थापना की गई थी। 9वें महिला एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट 2024 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ठीक है, तो इसकी मेजबानी करेगा श्रीलंका। एशियाई क्रिकेट परिषद यानी ACC द्वारा 9वें महिला एशिया कप T20 2024 क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन 19 से 28 जुलाई 2024 तक श्रीलंका के दाम्बुला में आयोजित किया जाएगा। और इसका जो पिछला संस्करण हुआ था तो उसका विजेता कौन था? तो उसका विजेता भारत बना था, ठीक है। 9वें संस्करण में 8 टीमें भाग लेंगी, भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका और पाकिस्तान, ठीक है। उसके अलावा संयुक्त अरब अमीरात, मलेशिया, नेपाल और थाईलैंड, इन 4 टीमों ने भी इसके लिए क्वालिफाई किया है। महिला एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट की बात करें तो पहला महिला एशिया कप वनडे प्रारूप में 2004 में श्रीलंका में आयोजित किया गया था, ठीक है, जिसमें भारत ने फाइनल में श्रीलंका को हरा करके इसका पहला खिताब जीता था, ठीक है। भारत इस टूर्नामेंट की अब तक की सबसे सफल टीम रही। तो यहाँ पर सभी का दिया गया है कि किस वर्ष किसने जीता है। जैसे 2004 में तो ये श्रीलंका में खेला गया था और भारत इसका विजेता बना था, ठीक है। तो ये विजेता टीम है और ये उपविजेता टीम है, ठीक है, यहाँ पर लिख लीजिएगा, ये विजेता टीम है। और 2005-06 में कहाँ खेला गया था? पाकिस्तान हुआ था, जिसमें भारत ने जीता था। तो अब देख रहे हैं लगातार भारत जीत रहा है। केवल एक बार यानी 2018 में जो मलेशिया में हुआ था उसे बांग्लादेश ने जीता था, जिसमें फाइनल में भारत हार गया था, ठीक है। और शेष सभी टूर्नामेंट को भारत ने जीता है। एशियाई क्रिकेट परिषद यानी ACC की बात करें
तो 1983 में नई दिल्ली में इसकी स्थापना हुई थी। 25 देश इसके सदस्य हैं। मुख्यालय कहाँ है? तो कुआलालंपुर मलेशिया में इसका मुख्यालय है। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? तो जैसा वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं, ये भारत से हैं, ठीक है। ये BCCI के सचिव भी हैं। पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो इसका आयोजन किया गया ब्रुसेल्स अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी और बेल्जियम द्वारा संयुक्त रूप से। पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन 21 से 22 मार्च 2024 तक ब्रुसेल्स बेल्जियम में आयोजित किया गया। इसमें 34 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस शिखर सम्मेलन में IAEA के महानिदेशक और 32 देशों के प्रतिनिधियों द्वारा एक घोषणा पत्र पर भी हस्ताक्षर किए गए। घोषणा में बिजली और औद्योगिक दोनों क्षेत्रों से ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने, ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने, दीर्घकालिक सतत विकास को बढ़ावा देने, स्वच्छ ऊर्जा में परिवर्तन करने की सुविधा प्रदान करने के प्रयास में एक महत्वपूर्ण तत्व के रूप में परमाणु ऊर्जा के प्रति उनकी प्रतिबद्धता की पुष्टि की गई। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। गठन कब हुआ था? तो 29 जुलाई 1957 को इसका गठन हुआ था। ऑस्ट्रिया के वियना शहर में इसका मुख्यालय है। IAEA सीधे संयुक्त राष्ट्र के अधीन नहीं आता है, किंतु यह संयुक्त राष्ट्र महासभा और सुरक्षा परिषद को अपनी रिपोर्ट देता है। भारत सरकार किन स्थानों पर नई परमाणु गाड़ियाँ स्थापित कर रही है? तो ये उपरोक्त सभी जगह पर भुवनेश्वर, जयपुर और हैदराबाद, इन सभी पर परमाणु गाड़ियाँ भारत सरकार स्थापित कर रही है। भारत सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए कि देश भर में स्मार्टफोन, डिजिटल घड़ियाँ, लैपटॉप आदि जैसे सभी उपकरण वास्तव में भारतीय मानक समय पर आधारित हों, देश भर में कई परमाणु घड़ियाँ तैनात कर रही है। वर्तमान में अधिकांश सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग मॉड्यूल जैसे विंडो और एंड्रॉयड US आधारित नेटवर्क टाइम जोन प्रोटोकॉल सर्वर पर निर्भर हैं, ठीक। अब हम इसको बदलने की बात क्यों कर रहे हैं? 1999 में हुए कारगिल युद्ध में USA ने भारतीय सेना के लिए ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम को बंद कर दिया था, यानी GPS को बंद कर दिया था, जिसके कारण भारतीय सेना पाकिस्तानी सेना की स्थिति का पता लगाने में असमर्थ हो गई थी, ठीक है। तो इस समस्या से निपटने के लिए कि आगे इस तरीके की समस्या ना आए, जिससे हमें उनके समय का और इनकी स्थिति की लोकेशन ही नहीं पता पड़ पा रही है, अगर दूसरा देश इस तरीके की अपनी सेवाओं को बंद कर लेता है तो ऐसी स्थिति आगे नहीं आए, इसलिए ये परमाणु गाड़ियाँ स्थापित की जा रही है, ठीक। तो भारत में परमाणु गाड़ियों की बात करें तो इसको जो है औद्योगिक और वैज्ञानिक अनुसंधान परिषद यानी CSIR की राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला तो NPL नई दिल्ली में जो स्थित है, तो ये देश की आधिकारिक टाइम कीपर है और भारतीय मानक समय का रखरखाव करती है। NPL के पास 5 सीजियम परमाणु गाड़ियाँ और 2 हाइड्रोजन मेजर्स गाड़ियाँ हैं, ठीक है। तो भारत के पास 7 ऐसी गाड़ियाँ हैं। केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय का विद्युत माप विज्ञान विभाग और राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला, ये दोनों मिलकर के फरीदाबाद और अहमदाबाद में मौजूदा परमाणु गाड़ियों के अलावा भुवनेश्वर, जयपुर और हैदराबाद में नई परमाणु गाड़ियाँ स्थापित कर रहे हैं। भारतीय मानक समय की बात करें यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम की, तो भारत में केवल एक टाइम जोन है, ठीक है। इसे 1 सितंबर 1947 को अपनाया गया था और तो इसकी गणना 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से की जाती है, जो उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के पास मिर्जापुर में स्थित है, ठीक है। और यह जो समय है वो ग्रीनविच मीन टाइम यानी GMT से 5.5 घंटे आगे होता है, ठीक। परमाणु घड़ी का आविष्कार 1955 में UK फिजिकल नेशनल लेबोरेटरी के भौतिक विज्ञानी लुइस एसेन के द्वारा किया गया था। परमाणु घड़ियाँ 2 प्रकार की होती हैं, सीजियम और हाइड्रोजन मेजर्स। तो ये 2 प्रकार की परमाणु घड़ियाँ होती हैं। हाइड्रोजन मेजर्स परमाणु घड़ी को सीजियम परमाणु घड़ी की तुलना में अधिक सटीक माना जाता है। तो जो हाइड्रोजन मेजर्स परमाणु घड़ी होती है वो अधिक सटीक होती है और इसका उपयोग वैज्ञानिक अनुसंधान में किया जाता है। अप्रैल 2024 में भारतीय वायुसेना गन शक्ति 2024 नाम से एक मेगा युद्धाभ्यास का आयोजन कहाँ करेगी? तो इसका आयोजन करेगी पोखरण, राजस्थान में। भारतीय वायुसेना देश का सबसे बड़ा वायुसेना अभ्यास गगन शक्ति 2024 का आयोजन 1 से 10 अप्रैल 2024 तक पोखरण स्थित फील्ड फायरिंग रेंज में करेगी। 10 दिवसीय इस युद्धाभ्यास में देश के सभी वायुसेना स्टेशनों से करीब 10,000 वायुसैनिक भाग लेंगे। इस अभ्यास का आयोजन हर 5 साल में किया जाता है, ठीक। तो गगन शक्ति का आखिरी जो आयोजन है वो 2018 में किया गया था। इसके अलावा भारतीय वायुसेना ने बताया है कि 2024 के अंत में भारतीय वायुसेना तरंग शक्ति 2024 नामक एक मेगा युद्धाभ्यास की मेजबानी करेगा, जिसमें 12 वैश्विक वायुसेनाएं एक साथ भाग लेंगी, ठीक है।
तो ये वैश्विक युद्धाभ्यास होगा जो भारतीय वायुसेना आयोजित करेगी तरंग शक्ति, और जिसमें 12 देशों की वायुसेनाएं भाग लेंगी। भारत ने हिंद महासागर के समुद्र तल में 2 इलाकों के अन्वेषण अधिकारों के लिए किसे आवेदन किया है? तो ये आवेदन किया है अंतर्राष्ट्रीय सीवेड प्राधिकरण में। भारत ने हिंद महासागर में समुद्री अन्वेषण के लिए ISA यानी इंटरनेशनल सीवेड अथॉरिटी में 2 आवेदन प्रस्तुत किए हैं। अफांसी निकेतन सी माउंट, तो ये एक हिंद महासागर में स्थित पॉइंट है जो जल के अंदर उठा हुआ एक ज्वालामुखी केंद्र है। ठीक है, भारत के तट से जो लगभग 3000 किलोमीटर की दूरी पर मध्य भारतीय बेसिन में स्थित है या मध्य हिंद महासागर में स्थित है। यह समुद्र तल पर एक उठा हुआ क्षेत्र है जो आसपास के क्षेत्र से 1200 मीटर ऊपर है, जो 4800 मीटर पर स्थित है। सी माउंट में कोबाल्ट, निकल, मैग्नीज, तांबे जैसे मूल्यवान भंडार मौजूद हो सकते हैं। तो इसकी खोज के लिए ये आवेदन किया है। भारत के पास पहले से ही हिंद महासागर में 2 गहरे समुद्र अन्वेषण के लाइसेंस हैं। तो जो बड़े बड़े देश हैं जैसे USA, चीन, रूस, इन समुद्रों में खोज के लिए आवेदन कर रहे हैं और वो इस क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। तो भारत भी इसमें पिछड़ना नहीं चाहता है, तो इसलिए भारत ने 2 और आवेदन किए हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीवेड प्राधिकरण की बात करें तो इसका गठन 28 अप्रैल 1945 को पिट्सबर्ग, पेंसिल्वेनिया, USA में किया गया था। इसका मुख्यालय किंगस्टन, जमैका में स्थित है। यह एक स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो 1982 में समुद्र के कानून पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन यानी कि UN क्लॉज और 1994 में समुद्र के कानून पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन से समझौते द्वारा बनाया गया, और ये संस्था ही महासागरों में होने वाली खोजों को रेगुलेट करता है। केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक फरवरी 2024 में कोर इंडस्ट्री इंडेक्स में वृद्धि दर्ज की गई है। तो कितनी वृद्धि दर्ज की गई है? तो 6.7% की वृद्धि दर्ज की गई है। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा 28 मार्च 2024 को जारी आंकड़ों के मुताबिक फरवरी 2024 में 8 प्रमुख कोर उद्योगों का सूचकांक में 6.7% की वृद्धि हुई है। जनवरी 2024 में कोर इंडस्ट्री इंडेक्स में ये वृद्धि 4.1% रही थी, और फरवरी 2024 में उर्वरक क्षेत्र को छोड़कर सभी क्षेत्रों में सूचकांक में सकारात्मक वृद्धि देखने को मिली है। उर्वरक क्षेत्र में नेगेटिव वृद्धि देखने को मिली है, -9.5% की वृद्धि। ठीक है, तो यहाँ पर ये इंडेक्स जो दे रखा है तो इसमें अलग अलग सेक्टर वाइज आपको फरवरी के मिल जाएंगे कि किस सेक्टर में कितनी वृद्धि हुई है। तो ये आप देख सकते हैं। तो ये उर्वरक में जो है नेगेटिव हुई है और से सभी में पॉजिटिव है, जिसमें आप देख सकते हैं कोयले में सर्वाधिक 11.6% की वृद्धि दर्ज की गई है। ठीक है, और ये पिछले महीने के हैं, जनवरी 2024 के। एक बड़ा अनुमान रखिए कि किस में ज़्यादा वृद्धि दर्ज की गई है, एक नज़र डाल लीजिए। ठीक है, कोर सेक्टर क्या होता है? तो प्राथमिक उद्योग जिनका अर्थव्यवस्था पर गुणक प्रभाव पड़ता है, ऐसे उद्योगों को कोर सेक्टर या कोर उद्योग कहा जाता है। भारत में 8 उद्योगों को कोर सेक्टर में रखा गया है। बिजली, स्टील, रिफाइनरी उत्पाद, कच्चा तेल, कोयला, सीमेंट, प्राकृतिक गैस और उर्वरक। तो ये सभी जो है कोर सेक्टर में शामिल हैं। ये प्रश्न अक्सर पूछा जाता है कि कोर सेक्टर में कौन शामिल है या कौन शामिल नहीं है। ये उद्योग सामूहिक रूप से औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में 40.27% की हिस्सेदारी रखते हैं। तो यानी कि ये औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में बहुत बड़ी भागीदारी रखते हैं। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग के आर्थिक सलाहकार कार्यालय के द्वारा प्रमुख उद्योगों का सूचकांक संकलित किया जाता है। तो ये इंडेक्स जो है आर्थिक सलाहकार कार्यालय के द्वारा तैयार किया जाता है। प्रमुख उद्योगों का सूचकांक को पहली बार जो है 2007-8 में पेश किया गया था, और जब ये 2007-8 में पेश किया गया था तब इसमें 6 उद्योगों को शामिल किया गया था। तब शुरुआत में प्राकृतिक गैस और उर्वरक शामिल नहीं थे, जिन्हें बाद में इसमें शामिल कर लिया गया था। वर्तमान में इस सूचकांक का जो आधार वर्ष है वो 2011-12 है। अब इस क्षेत्र में आप देख सकते हैं कि जो कोर सेक्टर हैं तो कितना भारांक है। तो जैसे रिफाइनरी उत्पाद का कितना भारांक है, तो 28.4% इसका जो है सर्वाधिक है, और सबसे कम भारांक किसका है, तो उर्वरक का, तो 2.63% इसका है। तो यहाँ पर सीक्वेंस आप पढ़ सकते हैं। अपस्पा कब लागू किया गया था? तो इसको लागू किया गया था 1958 में। गृह मंत्रालय ने नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश के कुछ जिलों में सशस्त्र बल विशेष शक्तियां अधिनियम यानी कि अपस्पा को 1 अप्रैल से 30 सितंबर 2024 तक अगले 6 महीने के लिए बढ़ा दिया है। तो अब कौन कौन से जिलों में बढ़ाया गया है, तो यहाँ पर लिखे हुए हैं, जिसमें नागालैंड के 8 जिले शामिल हैं,
तो ये सभी 8 जिलों के नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं। उसके अलावा 5 अन्य जिलों के 21 पुलिस स्टेशनों को भी इसमें अभी रखा गया है। असम के कितने जिलों को रखा गया है? तो 4 जिलों को रखा गया है। और अरुणाचल प्रदेश के तो 3 जिलों में ये बढ़ाया गया है। तो अरुणाचल प्रदेश के 3 जिलों में बढ़ाया गया है। उसके अलावा नामसाई जिले के 3 थानों को भी अभी इसमें शामिल रखा गया है। तो इतने क्षेत्रों में जो है अपस्पा को अगले 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। ठीक है। और ये जो है पिछली बार जब बढ़ाया गया था तो 1 अक्टूबर से जो है 31 मार्च तक के लिए बढ़ाया गया था, और ये 31 मार्च को ख़त्म हो रहा था, तो 1 अप्रैल से इसको जो है बढ़ाना था। हालांकि मणिपुर में भी ये 31 मार्च 2024 को ख़त्म हो रहा है, लेकिन अभी इसकी आधिकारिक घोषणा इसको बढ़ाने के लिए नहीं की गई है। अगर इसमें अपडेट कुछ आता है तो उसको भी हम आपको बता देंगे। ठीक है। अप्रैल 2022 में केंद्र सरकार ने नागालैंड, असम, मणिपुर के कई क्षेत्रों में अपस्पा के तहत अशांत क्षेत्रों की संख्या को कम कर दिया था। इसे 2015 में त्रिपुरा से, 2018 में मेघालय से और 1980 के दशक में मिजोरम से हटा लिया गया था। तो वर्तमान में त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम में किसी भी क्षेत्र में अपस्पा लागू नहीं है। ठीक है। तो वर्तमान में पूर्वोत्तर के कौन कौन से राज्यों में लागू है? तो नागालैंड के कुछ जिलों में लागू है, अरुणाचल प्रदेश के कुछ जिलों में लागू है, असम के कुछ जिलों में लागू है और मणिपुर के भी कुछ जिलों में लागू है। ठीक है। मणिपुर में बढ़ाने को लेकर के अभी कोई घोषणा नहीं हुई है। सशस्त्र बल विशेष शक्तियां अधिनियम 1958 क्या है? ठीक है। तो इसी को शॉर्ट में बोलते हैं अपस्पा कानून। तो इसे 11 सितंबर 1958 को सशस्त्र बल असम और मणिपुर विशेष शक्ति अधिनियम 1958 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। यह अधिनियम पूर्वोत्तर राज्यों अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा में लागू किया गया था उस समय। ठीक है। यह अधिनियम केवल राज्यों के राज्यपाल और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासकों को संबंधित राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों के क्षेत्रों को अशांत क्षेत्र घोषित करने का अधिकार देता है। ठीक है। तो ये पूर्वोत्तर राज्यों के लिए लाया गया था अपस्पा। उसके अलावा कश्मीर घाटी में आतंकवादी घटनाओं में बढ़ोतरी होने के बाद जुलाई 1990 में यह विधि सशस्त्र बल जम्मू कश्मीर विशेष शक्तियां अधिनियम 1990 के रूप में जम्मू कश्मीर में भी लागू की गई। ठीक है। तो जम्मू कश्मीर में ये अलग नाम से लागू गए। तो जो अपस्पा कानून है वो सेना, अर्धसैनिक बल और अन्य सुरक्षा बलों को बिना वारंट के कुछ कार्रवाई करने का अधिकार देता है, जिसमें किसी को गिरफ्तार करना, परिसर की तलाशी लेना और प्रदर्शनकारियों या संदिग्ध व्यक्तियों पर गोली चलाने की शक्ति भी देता है। अपस्पा अधिनियम के प्रावधान 6 महीने के लिए वैध होते हैं। तो जिस तारीख को ये लागू किए जाते हैं उसके 6 महीने तक ये लागू रहते हैं। हालांकि सरकार हर 6 महीने बाद इनको बढ़ा सकती है। सरकार ने जो है इसी शक्ति के तहत इसको 6 महीने के लिए इन जिलों में और बढ़ाया है। इन शक्तियों के इस्तेमाल से होने वाली घटनाओं के लिए भारतीय सेना के सैनिकों पर केंद्र सरकार की मंजूरी के बिना कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती। ठीक है। मार्च 2024 में भारत में दुर्लभ मृदा पदार्थ टेट्लम कहाँ खोजा गया है? तो ये खोजा गया है सतलज नदी में। हाल ही में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान पंजाब के शोधकर्ताओं द्वारा एक नियमित विश्लेषण के दौरान सतलज नदी में टेट्लम की खोज की गई। टेट्लम एक दुर्लभ और मूल्यवान धातु है जिसका आधुनिक प्रौद्योगिकी में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। यह इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में विशेष रूप से महत्वपूर्ण होता है। टेट्लम में अद्वितीय गुण हैं जैसे इसका उच्च गलनांक, संक्षारण प्रतिरोध, उत्कृष्ट चालकता, जो इसे एक मूल्यवान संसाधन बनाते हैं। तो सिंपली आपसे पूछा जा सकता है कि टेट्लम की खोज कहाँ की गई है? तो इसकी खोज सतलज नदी में की गई है। किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा मनरेगा के तहत अकुशल श्रमिकों की मजदूरी में वृद्धि की घोषणा की गई है? तो इसकी घोषणा की गई है केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने 28 मार्च 2024 को 2024-25 के लिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, जिसे शॉर्ट में मनरेगा कहते हैं, के तहत अकुशल श्रमिकों के लिए वार्षिक मजदूरी दर संशोधित को अधिसूचित किया गया है और जो नई दरें हैं वो 1 अप्रैल 2024 से लागू होंगी। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए राष्ट्रव्यापी औसत मनरेगा मजदूरी 289 रुपये होगी। ठीक, जो 2023-24 में 261 रुपये थी, तो अब इसमें 28 रुपये प्रतिदिन की वृद्धि की गई है। मजदूरी दर में वृद्धि अलग अलग राज्यों में अलग अलग होगी। ठीक है। मनरेगा के तहत अकुशल श्रमिकों को दी जाने वाली न्यूनतम मजदूरी दर केंद्र सरकार के द्वारा तय की जाती है। हालांकि राज्य सरकार के पास अकुशल श्रमिकों के लिए अपनी न्यूनतम मजदूरी दर तय करने की शक्ति होती है, लेकिन ये केंद्रीय दर से कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है। यानी कि राज्य सरकार जो है केंद्र सरकार के अलावा अपनी मजदूरी तय कर सकती हैं, लेकिन वो केंद्र सरकार की दर से कम तय नहीं कर सकती। तो वो केंद्र सरकार की दर के बराबर रख सकती हैं या उससे ज़्यादा कर सकती हैं।
उससे कम नहीं कर सकती। मनरेगा की बात करें तो इसकी जो शुरुआत है वो 2005 में की गई थी, मनरेगा एक्ट 2005 के द्वारा। योजना के तहत साल भर में 100 दिनों की रोजगार की गारंटी इसमें दी जाती है। अब हम अन्य महत्वपूर्ण खबरें देख लेते हैं। तो इसमें पहली खबर है, यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्री कुलेबा 2 दिवसीय आधिकारिक भारत यात्रा पर 28 मार्च 2024 को नई दिल्ली पहुंचे। तो दिमित्री कुलेबा की यह यात्रा भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के निमंत्रण पर हो रही है। दुनिया के पहले ओम आकार के मंदिर का उद्घाटन राजस्थान के पाली जिले के जाडन गांव में किया गया। तो जो ओम के आकार का जो है मंदिर बनाया गया है, इस तरीके के आकार का, और ये विश्व का पहला मंदिर है जो ओम के आकार का है। यह उत्तर भारत में प्रचलित नागर शैली में बनाया गया मंदिर है। उत्तराखंड सरकार ने 4 बाघों को राजस्थान में स्थानांतरित करने की अनुमति दे दी है। तो जो राजस्थान के अधिकारी हैं, राजस्थान की गवर्नमेंट है, उसने उत्तराखंड सरकार से बाघों के लिए अनुमति मांगी थी कि आप हमें बाघ दीजिए। तो अब उत्तराखंड सरकार ने ये अनुमति या इसको जो है मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही उत्तराखंड 3 बाघों को ओडिशा स्थानांतरित करने के अनुरोध पर भी विचार कर रहा है। तो ओडिशा सरकार ने भी उत्तराखंड सरकार से बाघ मांगे थे, तो इस पर भी उत्तराखंड सरकार विचार कर रही है। हो सकता है अगले कुछ दिनों में इसको भी मंजूरी मिल जाए। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरस ने भारत के राष्ट्रीय आपदा प्राधिकरण यानी एनडीएमए के शीर्ष अधिकारी कमल किशोर को आपदा जोखिम का न्यूनीकरण करने के लिए एक विशेष प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया है। कमल किशोर आपदा जोखिम का न्यूनीकरण करने के लिए संयुक्त राष्ट्र में एक विशेष प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त हुए हैं। प्रसिद्ध इजरायली अमेरिकी मनोवैज्ञानिक एवं व्यवहारिक अर्थशास्त्री और नोबेल पुरस्कार विजेता डैनियल कन्नेमैन का 27 मार्च 2024 को 90 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। 26 मार्च 2024 को ब्रांड फाइनेंस इंश्योरेंस द्वारा जारी रिपोर्ट में LIC दुनिया में सबसे मजबूत बीमा ब्रांड के रूप में उभरा है। LIC का जो ब्रांड मूल्य है वो 9.8 अरब डॉलर पर स्थिर बना हुआ है। भारत में निर्मित फाइटर जेट तेजस के उन्नत संस्करण तेजस मार्क 1A के पहले विमान की परीक्षण उड़ान सफल रही है। इस सीरीज के पहले विमान LA5033 ने 28 मार्च 2024 को बेंगलुरु में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड सेंटर में 18 मिनट की पहली सफल उड़ान की। भारत सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ऑफ महाराष्ट्र के MD और CEO के रूप में निधु सक्सेना की नियुक्ति को मंजूरी दी है। नॉन फिक्शन के महिला पुरस्कार ने 6 पुस्तकों की अपनी शॉर्ट लिस्ट की घोषणा की है, जिसमें भारतीय ब्रिटिश पत्रकार और टिप्पणीकार मधुमिता मुर्गिया की कोप डिपेंडेंट लिविंग इन द शैडो ऑफ AI भी शामिल हुई है। यह पुस्तक मानव समाज पर कृत्रिम बुद्धिमत्ता के प्रभाव की पड़ताल करती है। भारतीय पैडलर यानी टेबल टेनिस खिलाड़ी श्रीजा अकुला ने बेरूत लेबनान में WTT फीडर बेरूत सेकंड 2024 का महिला एकल का खिताब जीता है। अब हमारी अंतिम खबर है, एस रमन की आत्मकथा फ्रॉम ए कार सैड टू द कॉर्नर रूम एंड बियॉन्ड। तो ये एस रमन की आत्मकथा है, ठीक है। तो ये जो एस रमन है वो SBI में एक क्लर्क से लेकर कैनरा बैंक के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक और सेबी के पूर्णकालिक सदस्य बनने तक उनकी उल्लेखनीय यात्रा का प्रथम व्यक्ति विवरण प्रस्तुत करती है, ठीक है। तो ये जो है सेबी के पूर्णकालिक सदस्य रहे थे एस रमन, तो ये उनकी आत्मकथा है। तो दोस्तों ये थे हमारे 31 मार्च 2024 के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स, ठीक है। तो ये हमारा महीना भी कंप्लीट हो गया है और अब हमारी बारी आती है इस महीने के जो करंट अफेयर्स हैं उनको टॉपिक वाइज डिवाइड करके रिवीजन करने की। तो उसके वीडियो आपको रेगुलर जो है 1 अप्रैल से मिलेंगे, ठीक है। और अगले 4-5 दिन में सभी टॉपिक वाइज वीडियोस वो भी अपलोड हो जाएंगे और हमारे डेली करंट अफेयर्स का जो वीडियो है वो निरंतर आपको सही समय पर मिलता रहेगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एवं अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।